हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम उसके कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो किताब में दिए हुए हैं और उन्हें हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ पेपर में आ भी सकता है, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ पूछे ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, नहीं भी आता है तो आपको पता तो रहना चाहिए। कोई कुछ पूछ दे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो भी तो आपको पता रहना चाहिए। सो इस मेथड के लिए हम एक एग्जाम्पल से संतुष्ट न होकर और भी एग्जाम्पल को देखेंगे। और आज की वीडियो में हम NH3 यानी कि अमोनिया का sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो आइए लाइन पे। तो अब लाइन में आए गए हैं तो पिछली प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रोजन। जैसा कि हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में उसका 7वां स्थान है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिंपल सा 1s2 2s2 और 2p3। नॉर्मल सा वैसे ही हम उसे ऑर्बिटल में भर लेंगे। 2s में 2 भर देंगे और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और उन तीनों में एक एक भर देंगे। कोई डाउट होगा ही नहीं, पिछली सब क्लियर है। आगे सुनिए, जब ये तो ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है, अभी ये धरातल पे जुड़े हुए हैं। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये जानिए, क्योंकि मेरे मन में भी डाउट था कि क्यों इसमें एक्साइटेड स्टेट में परिवर्तन नहीं हुआ। तो जानिए क्यों नहीं हुआ। अब S में से इलेक्ट्रॉन P में जाता था, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा था, sp2 में देखा था, sp में देखा था। यहाँ पे ये P में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि P ऑलरेडी हाफ फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा, S से अगर S से इलेक्ट्रॉन जाता, लेकिन अगर 2 का कोई और सब सेक्शन होता तब, क्योंकि 2 के तो 2 ही सेक्शन होते हैं, 2s और 2p। अब 2d तो होता नहीं है तो उसमें तो जा नहीं सकता। और अगर 3s में जाएगा तो इसका मतलब कि एनर्जी लेवल अलग हो जाएगी, क्योंकि हम 2 में हैं तो 2 में से 3 में नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मली कहें, इतना लंबा आप नहीं समझना चाहते तो इसमें साफ साफ लिखिए कि एक्साइटेड स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसा का वैसा ही 2s2 और 2p3 हो जाता है। डाउट क्लियर? मैंने समझा भी दिया है, वैसे भी समझ लीजिए, ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए। तो अब देखिए, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल चाहिए, तो बस एक s ले लीजिए, यानी कि 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। बस यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया। अब इनको देख के आप इनके बारे में कुछ लिख सकते हैं, वो लिखने वाली चीज़ देख लीजिए। पहला तो हमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हुए, उनमें से एक जो है वो फुल फील्ड है और बचे हुए 3 कैसे हैं बेचारे, हाफ फील्ड हैं। कोई दिक्कत, कोई अलग चीज़, कोई ऐसी विशेष एकदम एलियन वाली चीज़ तो बताई नहीं है। जो सामने दिख रहा है वही हमने लिखा है कि जो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हुए हैं उनमें से एक फुल फील्ड है और बचे हुए 3 कैसे हैं, हाफ फील्ड है। ठीक। अगला देखिए, तो जो फुल फील्ड है वो तो बेचारा पहले से ही फुल फील्ड है, उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, उसका ऑर्बिटल भरा हुआ है। ठीक। तो वो तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म, यानी कि सिंगल ही है लेकिन उसका पेयर कंप्लीट है। ठीक, वो तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करके शांति से बैठा हुआ है। जो बचे खुचे 3 ऑर्बिटल हैं, जो 3 sp3 ऑर्बिटल हैं, वो तो हाफ फील्ड हैं, उनका तो पूरा है नहीं। तो वही हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ ओवरलैपिंग कर कर बॉन्ड भी बना लेते हैं और साथ ही साथ अपना ऑर्बिटल भी फिल कर लेते हैं, यानी कि उनका एक और इनका एक मिल के सब लोगों का 2-2 हो जाता है, सबके ऑर्बिटल भर जाते हैं। और अगर आप एट द लास्ट देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी कि ये मोर स्टेबल हो गए, यानी कि ये संरचना अधिक स्टेबल हो गई, अधिक स्थायी हो गई। और ये सब पूरी प्रक्रिया क्यों हुई, इसीलिए होती है ताकि वो अधिक स्टेबल हो जाएं, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें। अब भी ना समझ में आए, पीछे जाइए, फिर से सुनिए, पूरी वीडियो देखेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा।
सारा किया कराया सिर्फ स्टेबल होने के लिए होता है। सब लोग चाहते हैं कि हम ऐसे हो जाएं कि कोई हमको हमारी जगह से हिला ना पाए। सो इसलिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। देखिए ऊपर जो है वो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका तो पहले से वो 2 है, उसका तो अपना ऑर्बिटल भरा हुआ है। ये जो नीचे के 3 हैं उनका कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए चाह रहे थे कि ये हमसे कोई आए मिले तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो हाइड्रोजन और ये मिलके आपस में 2 2 कर लिए, 2 2 2 कितना हो गया 6, और ऊपर कितना है 2 8। मतलब कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और हर कोई चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ताकि वो स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। ठीक, अब तो समझ आ ही गया होगा महाराज, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एक छोटी सी चीज़ जो मैं भूल रहा था, जो इनके बीच में एंगल क्रिएट होता है वो 107 डिग्री का क्रिएट होता है। यही आपकी किताब में दिया है, यही आपको लेके चलना है, वरना जो रियलिटी है, जो रियल में क्रिएट होता है वो 107 डिग्री और 48 मिनट होता है। लेकिन आप उस पर चलिए जो आपकी किताब में दिया है। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, यानी कि sp3d, क्योंकि अब तक हमने sp, sp2 और sp3 पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे sp3d। ठीक, आइए देखते हैं। रही बात आपको H2O कराने की भी, तो H2O में भी सेम हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, यानी कि sp3 ही पाया जाता है, उसमें भी सेम प्रोसेस होती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम H2O निकालते हैं तो इसमें हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और 8 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा वही हो जाता है 1s2 2s2 2p4। ठीक, अब 2 2 4 और 8। अब इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एक s और 3 p ऑर्बिटल शामिल होते हैं। जब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं तो इन ऑर्बिटलों में से 2 फुल फील्ड होते हैं और 2 हाफ फील्ड होते हैं। इन्हीं 2 हाफ फील्ड के साथ हाइड्रोजन एटम आकर कंबाइन हो जाते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं और सेम प्रोसेस अपना अष्टक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सब काम अष्टक कंप्लीट करने के लिए होता है, तो ये यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे, देखिए 2 2 4 और यहाँ पे 2 है ही, और हाइड्रोजन का 2 आके मिल जाएगा, तो बस 2 2 4 और 4 4 8। तो सारा काम ऑक्टेट के लिए होता है। कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा हमसे बोल दीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसे भी बता देंगे अगर डाउट होगा तब। बाकी तो मैंने बोल के आपको समझाने की कोशिश की है। और हाँ, जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और किस तरीके का सिग्मा बॉन्ड बना है तो वो सब मैंने आपको बता दिया है कि एक तो sp3 है, ठीक, और एक कैसा है, एक नॉर्मल सा s ऑर्बिटल है। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, तो sp3 सिंगल लाइन s, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आप ब्रिलियंट हो ही गए होंगे हर कंडीशन में, मुझे ऐसा लगता है। बस अब बहुत हो गया, अब चलते हैं sp3d को देखते हैं। सेम कंडीशन, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, क्योंकि sp3d है। एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर उतनी ही संख्या में और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। बस यही sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। एक बहुत सी सिंपल सी काम है, उतने ही संख्या में और उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, बस यही लाइन है, बाकी तो सब नॉर्मल है ही। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या बनाना है फिगर। एक S बनाइए, P को बस एक लाइन बनाइए, उसी में तीनों ऑर्बिटल को बना दीजिए। क्या X Y Z अलग अलग बनाएंगे, काफ़ी लंबा बनेगा, उसी में सबको दिखा दीजिए। और इधर D का एक ऑर्बिटल बना दीजिए, बस उसके बाद जो बनेगा वो ये फिगर है। अब आपके मन में ये डाउट होगा जो मेरे मन में भी आया था कि डी का ये फिगर क्यों बना है, डी के तो और भी 5 चित्र होते हैं, उन 5 में से ये ही क्यों बना है और कोई क्यों नहीं बना है। ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है, मेरे मन में भी आया था, तो हो सकता है आपके मन में भी आए। तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि इसमें एक्स वाई कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। ठीक है, और जब हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं तो हम ऐसे फिगर को लेते हैं या ऐसे ऑर्बिटल को चूज़ करते हैं जिनमें डिस्ट्रैक्शन कम हो। अगर बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा, दूरी बनाएंगे। प्रतिकर्षण मतलब क्या, आपने वर्ड सुना होगा आकर्षण।
ठीक है, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, डी जेड स्क्वायर में डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाई एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं। बाकी सबको देखिए, बाकी चारों में एक्स वाई एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक्स वाई एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं और इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। और अगर डिस्ट्रैक्शन कम होगा तो ही ना ये आपस में कंबाइन होंगे। बात समझ रहे हैं? अगर इनमें प्रतिकर्षण कम होगा तो ही ना ये आपस में कंबाइन होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसे बहुत डीपली ना समझ के मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे याद रखना है कि sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल शामिल होता है, sp3d2 में कौन सा शामिल होता है और sp3d3 में कौन सा शामिल होता है। आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से समझ भी जाएंगे और हमेशा के लिए याद रख पाएंगे कि किस ऑर्बिट मतलब किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल शामिल होगा। ठीक है, आइए अभी आप इसे समझिए। ये फिगर बन जाता है, इनमें से तीन जो तीन एक ही प्लेन में है उनमें 120 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है और बचे हुए दो में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। वो आपको फिगर में अभी दिखा दिया जाएगा कि किन दो के बीच में 90 डिग्री बनता है और किन तीन के बीच में 120 डिग्री एंगल बनता है। और इनका शेप तो आपको पता ही है, नॉर्मल सा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। अब इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, आप फिक्र ना किया करिए, क्योंकि आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे ना, फिर उसको जब रिवाइज करेंगे तो आपको हर चीज़ ये लगेगी कि अरे क्या है ये, मैं काहे लिए डर रहा था यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बस उसी मेथड पे चलिए, बाकी तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए हूँ ही। तो अब हम बच्चा लोग क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे PCl5 क्या है, PCl5 का तरीका क्या है। अब बच्चा कहने की तो मेरी एज नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे और प्यारियों। अब हम PCl5 को देखेंगे ताकि हम वहाँ से पूरे एग्जाम्पल को क्लियर भी कर लें। कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए अभी 2 मिनट में हम PCl5 फाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। तो हमने लिया एग्जाम्पल में PCl5, जो कि हमें पता है PCl5 यानी कि फास्फोरस P का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 15 होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में इसका जो स्थान है वो 15वें नंबर पे है। डाउट क्लियर। P का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ये है ग्राउंड स्टेट और हम इसके अकॉर्डिंग इसके ऑर्बिटल को भर लेंगे, ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास D नहीं है, ठीक, तो S में 2 हैं, वहाँ से एक उछल कर D ऑर्बिटल में चला जाएगा। कौन से D में, 3D में, ठीक, डाउट क्लियर। एक उछल कर D ऑर्बिटल में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 और 3d1। यही हमारा एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। बस इसके अनुसार हम ऑर्बिटल में उसको फिल कर लेंगे। S का ऑर्बिटल बनाएंगे, उसमें 1 भर लेंगे, P का बनाएंगे, उसमें 3 भर लेंगे और D का बनाएंगे और उसमें 1 भर लेंगे। अब देखिए हमें sp3d पढ़ रहे हैं तो हमें कुल 5 ऑर्बिटल चाहिए, 1 S 3 P और 1 D। बस हमें 1 S 3 P और 1 D मिल गया, इनको कंबाइन कर देंगे और इनके बीच में ही हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हमें 5 कितने, कुल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कुल 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे। आपको कुछ याद नहीं करना है यार, जो दिखता है सामने ना बस उसे लिखते जाइए, बाकी तो कारवां बनता ही जाएगा। तो बस अब इसके अकॉर्डिंग एक S ऑर्बिटल बना लीजिए, 3 P ऑर्बिटल बना लीजिए और एक D ऑर्बिटल बना लीजिए। अच्छा अब आपको मैं बता ही दे रहा हूँ कौन सा D ऑर्बिटल कैसे लेना है। देखिए वीडियो लॉन्ग होगी तो मुझे ना कहिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए D ऑर्बिटल ऐसे आती है कि ये यहाँ का जो D ऑर्बिटल है, ठीक है, जब sp3d की बात करेंगे, ठीक, तब लास्ट का पहला ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। sp3d की बात करेंगे तो इन 5 ऑर्बिटल में से ये अंतिम वाला ऑर्बिटल शामिल होगा। जब हम sp3d2 की बात करेंगे, जब 2d आएगा तब क्या आएगा, लास्ट के दोनों आएंगे, ठीक है, लास्ट के दोनों ऑर्बिटल शामिल होंगे। और जब हम sp3d3 की बात करेंगे तब
इन दोनों को छोड़ के ये लास्ट की ये तीनों ऑर्बिटल शामिल होंगे। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा बता ही रहा आपको। जब sp3d की बात आएगी तब एक शामिल होगा, जब 2 की बात आएगी तो ये दोनों शामिल होंगे, और जब sp3d3 की बात आएगी तब ये ऊपर के ये तीनों ऑर्बिटल यानी कि फर्स्ट के ये तीनों ऑर्बिटल शामिल होंगे। आपके सारे डाउट क्लियर। आपको बहुत रीज़न जानना होगा तो मैंने आगे पीछे बता दिया है, माफ़ कीजिएगा, और आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप रीज़न जानने के चक्कर में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से भी आपको बता दिया जैसे मैंने याद रखा था, क्योंकि पेपर में बहुत दिक्कत होती है कि हमें कौन सा डी ऑर्बिटल लेना है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने आगे के टॉपिक पे। क्या करना है, तो ये ऑर्बिटल बनाया, ये कंबाइन होंगे तो ये फिगर बन जाएगा, और इस फिगर का शेप कैसा है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इनके 3 के बीच में 120 डिग्री एंगल बनता है और 2 के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। किन 2 के बीच में, जो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट गए हैं, ये ऊपर और नीचे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो 2 के बीच में 90 डिग्री, 3 के बीच में 120 डिग्री। आपकी कहानी खत्म, काम खत्म। ये रहा उसका रेखीय स्ट्रक्चर, भी देख लीजिए, सिंपल सा है, बस आपके सारे डाउट खत्म। आज के लिए मैं तो कहता हूँ बस इतना ही, लेकिन हमारी प्रक्रिया चालू रहेगी, हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप मेरे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे भी जल्द ही आपको BSc फर्स्ट ईयर के भी नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में मैंने तो आपको ये चीज़ बताई ही नहीं, तो बता दे रहा, वरना लोग कहेंगे कि क्यों नहीं बताया। तो सुनिए, जो इनके बीच में अब ये तो P का फिगर है, P के फिगर से आके Cl कंबाइन हो जाएगा। Cl का फिगर कैसा होता है हमें पता है, P ऑर्बिटल के जैसा होता है। ठीक है, P ऑर्बिटल के जैसा होता है। और ये जो P का फिगर है ये फास्फोरस की बात चल रही है भैया, कंफ्यूज ना होइएगा। तो इस फास्फोरस से आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, और हमें पता है कि क्लोरीन का फिगर कैसा होता है, P के जैसा होता है। क्यों होता है तो पिछली सारी वीडियो में क्लियर किया गया है डाउट। आज की वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा, बस इतना जानिए कि P का फिगर अब कैसे आता है, आप जाके पीछे देख सकते हैं। तो आप वहाँ से इसे ये चीज़ कर लेंगे, बाकी आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, P से ज्वाइंट हो जाएगा और बस क्रिएट हो गया। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो sp3d और सिंगल बॉन्ड P का फॉर्मेशन होता है। और कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो जहाँ जहाँ पे Cl जुड़ेगा वहाँ वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कुल 5 Cl जुड़ता है तो 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और उस सिग्मा बॉन्ड का टाइप कैसा होता है, sp3d सिंगल P सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सारे डाउट क्लियर, बाय बाय, टाटा।